हेलो दोस्तों। आर्ट गाइड के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है संदीप लोंढे। संदीप लोंढे सर एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है जो कि नासिक से बिलोंग करते हैं और नेशनल लेवल एग्जीबिशंस में भी अपने वर्क को डिस्प्ले किया है, जिसमें द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है या फिर द स्टेट आर्ट एग्जीबिशन है। इसके अलावा उन्होंने उनको काफ़ी सारे आर्ट कॉलेजेस में इनवाइट किया है एज अ गेस्ट, और वहाँ पे उन्होंने उनका वर्क एज अ डेमो उन्होंने दिखाया है। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे बड़े स्कल्पचर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर संदीप लोंढे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सबको। और जयेश का खास करके आभार, क्योंकि मुझे ये आर्ट शो में बुलाया है और मेरे थॉट्स आपके सामने रखने का उन्होंने अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जयेश। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो जल्दी से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए हम वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 वीडियो। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, आप आर्ट फील्ड में कैसे आए, और आपके जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, आपके फादर भी एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, तो उनके बारे में भी इसमें थोड़ा सा हमें बताइए। जी जी। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एक पूरे आर्ट लेगेसी का एक पार्ट हूँ। और मेरे दादाजी थे सीताराम विट्ठल लोंढे। वो आप, आप जानते होंगे कि ग्रेट दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने भारत में पहले मूवी स्टार्ट किया, तो उनके फिल्म के सेटिंग्स का काम करते थे या वो डिजाइन करते थे। और साथ साथ में गणेश मूर्ति बनाना और कोई छोटे मोटे स्कल्पचर्स बनाना, क्योंकि वो टाइम पे तो इतने बड़े बड़े स्टैचू नहीं बनते थे। अब जो अभी चौक में या स्क्वायर में देखते हैं कि बड़े बड़े स्टैचू, लेकिन वो गणेश मूर्ति बनाते थे। और सिर्फ उसके साथ साथ में दादा साहेब फाल्के के उनके फिल्म स्टूडियो में सेटिंग या डिजाइन का काम करते थे। तो उसके बाद में मेरे पिताजी और अंकल, चाचा जी, वो गणेश मूर्ति बनाते 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 फिर उन्होंने खुद का एक स्कल्पचर स्टूडियो स्टार्ट किया। उन्होंने कहीं भी आर्ट का कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया या कोई आर्ट स्कूल में भी नहीं गए, लेकिन वो गणेश मूर्ति बनाते बनाते उनका हाथ में कुछ ऐसी कला आ गई। उन्होंने बाद में एक स्टैचू करने भी चालू किए, बड़ी आर्ट फाउंड्री भी निकाली खुद की, जो भी खुद डिजाइन की खुद घर पे ही बनाई। और अंकल और फादर दोनों के काम के बारे में बताएं तो आप अंडमान मालूम है आपको? अंडमान, वहाँ पे हाँ हाँ। सेल्यूलर जेल है। वहाँ पे स्वतंत्र वीर सावरकर जी का स्टैचू जो बनाया था वो मेरे अंकल ने बनाया था। और पिताजी उनके साथ में थे। और बहुत सारे महाराष्ट्र में और उसके आउटसाइड भी बहुत सारे स्टैचूज बनाए। उसके बाद में जब मेरी बारी आई तो मेरे एक अंकल है, वो मुंबई में एडवर्टाइजिंग फील्ड में काफी अच्छा नाम कमाया था उन्होंने। और थोड़ा और एक उसको पहलू देने के लिए, मतलब स्कल्पचर तो पूरा घर में ही था, क्योंकि हमारा स्टूडियो और घर एक ही था। तो सुबह उठने के बाद पहले स्कल्पचर ही देखते थे, सोते टाइम भी स्कल्पचर ही देखते थे। लेकिन थोड़ा उसको एक और पार्ट देने के लिए मेरे जो मुंबई वाले अंकल थे, उन्होंने बोला कि आप जे स्कूल ऑफ आर्ट में एज ए कमर्शियल आर्ट जो होता है, अप्लाइड आर्ट या एडवर्टाइजिंग जो डिजाइन बनाते हैं, वो फैकल्टी में क्यों नहीं जाते। तो मैंने मुंबई में वो अप्लाइड आर्ट किया, डिग्री कोर्स मैंने 94 में पास आउट किया। लेकिन थोड़ा सा बाद में ऐसा लगा कि मुझे जो मेरा बचपन से देखते आए उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बाद में नासिक में आया वापस, और तभी 2-3 साल काम भी किया, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को पार्किंसन डिजीज हो गया। जो हाथ से काम करते तो वो हाथ पूरा हिलता था, उसको हिंदी में कंपवात भी बोलते, हाथ हिलते रहते। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि उनका काम ही बंद हो गया।
तो मेरे सामने एक दो ये थे कि आइदर टू गो फॉर एडवर्टाइजिंग और टू गो फॉर स्कल्पचर। तो स्कल्पचर एक्चुअली मैंने कुछ सीखा नहीं था, या मैं जब भी मुंबई से नासिक आता था स्कल्पचर छुट्टियों में, सैटरडे संडे, तो कभी छोटा मोटा करके देखता था, उससे ज्यादा कुछ मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन जब मैंने सोचा कि अभी प्रोफेशनली नासिक में ही काम करना है, तो फिर थोड़ा ज्यादा मेहनत किया। चाचा के साथ में फिर सब उसकी जो प्रोसेस है, मोल्डिंग, कास्टिंग, और फिर सैटरडे संडे किसी को बिठा के उसका पोर्ट्रेट बनाया। उतना शुरू में खास जमता नहीं था क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं थी, लेकिन थोड़ा अप्लाइड आर्ट का मुझे बेनिफिट मिला, थोड़ा सा एनाटॉमी का भी मालूम था। तो एक 4 साल बाद में मैंने प्रोफेशनली काम करना चालू किया। ग्रेट ग्रेट। मुझे लगता है इस आंसर से हमें काफ़ी सारी क्लियरिटी मिली होगी कि सर ने कैसे अपनी जर्नी की शुरुआत की। इसी के साथ अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है कि जब भी आप काम करते हो तो उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है और एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होती है एक स्कल्पचर बनाने की, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, अभी स्कल्पचर में भी दो टाइप के काम होते हैं। एक तो जो कार्विंग बोलते हैं हम लोग, स्टोन या वुड पे जो कार्विंग करते हैं, वो अलग टाइप का काम है। और जो हम लोग करते हैं वो क्ले वर्क से ब्रॉन्ज तक का काम करते हैं। मतलब वो पूरा दोनों एकदम अलग ही काम है, क्योंकि जो हम लोग मार्बल पे या वुडन पे करते हैं तो ब्लॉक हमें रेडी मिलता है, और हम लोग वहां से फिगर तक बाकी जो निगेटिव पार्ट है वो निकाल के हम लोग स्कल्पचर बनाते हैं। लेकिन जब क्ले से ब्रॉन्ज तक जाता है तो उल्टा प्रोसेस होता है। पहले उसमें आर्मेचर बनता है और उसके ऊपर क्ले अप्लाई होता है, मतलब जीरो से हम लोग अप्लाई करते करते आगे आते हैं। और फिर क्ले वर्क होने के बाद उसके ऊपर फिर मोल्डिंग होता है, क्योंकि क्ले वर्क सिर्फ काम के लिए होता है। उसमें हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, बार बार काम कर सकते हैं, उसको रिपीट भी कर सकते हैं, या कोई मिस्टेक्स है तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। और एक बार फाइनल होने के बाद में उसको रिप्रोडक्शन के लिए उसके ऊपर प्लास्टर का मोल्ड डालते हैं। प्लास्टर का मोल्ड डालने के बाद वो मिट्टी निकल जाती है, उसका निगेटिव इंप्रेशन प्लास्टर मोल्ड पे आता है। और फिर आइदर प्लास्टर और फाइबर, उसका एक हम लोग को रिप्रोडक्शन करना होता है। तो पहले में जमाने में प्लास्टर ही मिलता था, क्योंकि फाइबर तो अभी आया है, 15-20 साल हो गए। तो अभी तो ज्यादा फाइबर का एक पीस निकलता है। फिर ये निकलने के बाद अगर फाइबर तक ही चाहिए तो वो फाइनल हो जाता है, मतलब 2-3 स्टेप में वो काम हो जाता है। लेकिन अगर ब्रॉन्ज का चाहिए तो उसके ऊपर और 2-3 प्रोसेस होते हैं। उसको लॉस्ट वैक्स कास्टिंग बोलते हैं। मतलब जो वैक्स का मॉडल बनता है वो गर्म होके पिघल के निकल जाता है, तो इसके लिए वो वैक्स लॉस्ट होता है, इसके लिए वो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग बोलते हैं। तो फाइबर का मॉडल बनने के बाद उसके ऊपर और एक पीस मोल्ड बोलते हैं। फाइबर के ऊपर एक छोटे छोटे पीस, मतलब समझो क्योंकि वो अंडरकट डायरेक्ट ही डाले तो अंडरकट, मतलब समझो ये नाक का पोर्शन है या इसका पोर्शन है, तो वहां से मोल्ड खींच लिया तो वैक्स का भी टूट के आ जाए। तो वो विदाउट डैमेजिंग द मॉडल, उसके लिए पीस अलग अलग डालते हैं। मतलब यहाँ पे एक छोटा पीस, यहाँ पे एक छोटा पीस, यहाँ पे, ऐसा करते करते पूरा पीस से वो भर जाता है। और उसके ऊपर एक मदर मोल्ड बोलते हैं उसको, कि वो पीस निकलने के बाद वो मोल्ड पे वापस जुड़ जाते हैं। तो वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम ही होगा। लेकिन मोल्ड होने के बाद में उसको जितना हम लोग को मोटा करना है ब्रॉन्ज का या मेटल का, उतने थिकनेस का वैक्स उसको अप्लाई करते हैं मोल्ड पे। तो 2 पीस में निकलता है, एक तो आगे का एक पीछे का। तो 2 पीस पे हम लोग वैक्स लगाते और फिर वो ज्वाइन करते। उसमें एक अलग टाइप की मिट्टी आती है जो फाउंड्री कास्टिंग के लिए खास करके यूज करते, वो अंदर भर दी जाती है। और थोड़ा सूखने के बाद उसको उल्टा करते और वो जो हम लोग पीस मोल्ड जो बोल रहे थे वो पूरा निकाल लेते। तो हम लोग को सेम एज अ क्ले उसके पास फाइबर, और फाइबर जैसे ही सेम पीस हम लोग को वैक्स में मिलता है। तो वो फिनिश होने के बाद वापस वैक्स का ट्यूब आता है। वैक्स का ट्यूब लगने के बाद वापस उसके ऊपर वो जो भट्टी का मैंने बोला था, एक अलग टाइप का मट्टी आता है, तो उसको कवर करते हैं पूरा। और ये पूरा का पूरा उसको गट्ठा बोलते हैं। तो गट्ठा एक भट्टी में रख देते हैं,
जैसे हम लोग बेकरी में देखते हैं कि एक पैक टाइप का भट्टी आता है, उसमें कोयला डालते हैं, वो उसमें पूरा वैक्स है, वो गर्म होके थोड़ा 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 मतलब एक बड़ा समझो हाफ बस्ट है, तो उसको मोम निकालने में कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। तो पूरा रात दिन वो कोयला डालते रहते हैं, वो गर्म होके वो उसमें से पूरा मोम निकल जाता है। और वो हम लोग जो बोले थे कि अंदर मिट्टी भरते, बाद में वैक्स, उसके बाद में दूसरा मट्टी, तो ये गर्म होने के बाद ये वैक्स पूरा निकल जाता है। वो जो कैविटी आती है बराबर, उसमें वो मेटल जो हम लोग को चाहिए, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, वो पूरा उसका फर्नेस रहता है। फर्नेस में मेटल मेल्ट होता है और वो पूरा उसको हम लोग पोर करते हैं। तो पोर करने के बाद वो जो हम लोग वैक्स ट्यूब लगाई थी, वो भी मेटल का ही भर के आता है, क्योंकि वो भी वैक्स है, वो भी गर्म होने के बाद निकल जाता है। तो ये पूरा जो ट्यूब बाद में मेटल का आता है, वो पूरा कट करते हैं, ओके। फिर ग्राइंड करते हैं, तो उसको चिपिंग करते हैं। जो फाइनल टचेस है वो अच्छे, जो जिसको आर्टिजन्स बोलते हैं, उसको कारागिर बोलते हैं, जिसको अच्छी तरह से फिनिशिंग आता है, वो ही काम करता है। और अलग बड़े स्टैचू रहते तो ये अलग अलग पार्ट में ऐसे ही सेम प्रोसेस, अलग अलग पार्ट में ये बनते हैं। उसके बाद में उसको ब्रेजिंग करते हैं। ऐसा एक बड़ा स्टैचू ब्रॉन्ज का ऐसा इतने बड़ी प्रोसेस के बाद बन जाता है। ग्रेट ग्रेट, काफी डिटेल में सर ने हमें समझाया है इस प्रोसेस के बारे में। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर, अगर क्ले मॉडल करना है तो कितना समय लगता है? अगर फाइबर में उसको कन्वर्ट करना है तो कितना समय जाएगा? और ये जो ब्रॉन्ज मेटल में आपने कहा, ये पूरी अभी प्रोसेस में कितना वक्त जाता है? अभी समझो कि क्ले वर्क एक बस्ट बोल रहा है, इतना एक स्टैचू जो चौक में बिठाते हैं, तो एक एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो वो हम्म, डिपेंड रहता है कि कौन सा बनाना है। मतलब अगर कोई व्यक्ति खास करके बनाना है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लाइकनेस जब तक उसका मैच नहीं होता और क्लाइंट को पसंद नहीं आता, तब तक वो काम चलते रहता है। तो कम से कम एक 20-25 दिन क्लेवर को लगते हैं, जब तक ओके। वो डिजायर डिजायर अपने को ये नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है उसके लिए। हम्म, और उसके बाद में 8 दिन के अंदर वो फाइबर का निकल जाता है। ओके। और उसके बाद ये जो बड़ी आगे की प्रोसेस है, उसको कम से कम 1 महीना लगता है। ओहो। तो एक बस स्टैचू फ्रॉम क्ले वर्क टू ब्रॉन्ज कम से कम 2.5 या 3 महीना लगता है। बाप रे, काफी और काफी समय उसमें लगता है इसमें तो। हाँ हाँ इसमें सर। और एक बात है, उसमें अगर समझो कहीं गड़बड़ हो गई, या ब्रॉन्ज कास्टिंग करते समय कभी अंदर ऐसा होता है कि हम लोग को ऊपर से मालूम नहीं करता है, कि जो कभी ट्यूब है वो चोकअप हो जाती है या उसमें गैस पकड़ता है, तो समझो ये कोई आया नहीं पार्ट कास्ट करके, तो वापस वैक्स का बनाने का, वापस उसको ट्यूब लगाने का, वापस उसको मोल्ड बनाने का, भट्टी में डालने का, उसको हम्म, 8 दिन गलाने का, फिर तो ये हम्म, प्रोसेस पूरा रिपीट होता फिर है। से तो कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ता है। हाँ, तो उतनी मेहनत है उसमें। मुझे लगता है कि जब अभी हम कोई स्कल्पचर को देखेंगे कहीं पे भी, फिर वो तब हमें पता चलेगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने दिन लगे होंगे और आर्टिस्ट ने कितना उसमें अपना एफर्ट्स लिया है। इस आंसर से हमें इस बात की बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है। इसी के साथ सर अगला सवाल मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेके कोई पर्सन आता है, किसी को पर्सनल बात के लिए कोई स्कल्पचर बनाना है या फिर कोई पब्लिक के लिए बनाना है, तो नॉर्मली उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? एज अ स्कल्पचर आर्टिस्ट आपके आपसे क्या रिक्वायरमेंट होती है? अभी अगर क्लाइंट आता है कि मेरे ग्रैंडफादर का या लेट किसी का बनाना है, तो नेचुरली उनको इनका फर्स्ट एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो लाइकनेस आना चाहिए। मतलब जैसे फोटो है, नॉर्मली हम लोग के इंडिया में तो ऐसा है कि जो गुजरे हैं उनका ही स्टैचू बनाते हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन हम्म, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी का, मेरे चाचा ने 30 इयर्स के एज में बनाया था, मैंने उनके 70 में बनाया था। लाइकनेस से ज्यादा पर्सनालिटी उनका उसमें पूरा उतर जाना चाहिए, तो वो यस। पहला एक्सपेक्टेशन रहता है। और दूसरा फिर बाद में जिसका जितना मतलब अगर इंडोर बैठाना है तो फाइबर तक चल जाता है, क्योंकि उसको उतनी मतलब धूप लगने से या उसका कुछ हम्म, डिटोरेशन नहीं होता है।
लेकिन अगर आउटडोर बनाना है तो ज्यादा करके मार्बल या फिर ब्रॉन्ज में ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रॉन्ज एक ओके। बहुत स्टर्डी मटेरियल है और सालों सालों चलता रहता है। यस। तो हम लोग, अगर कोई क्लाइंट ऐसा है कि वो हम लोग से कुछ और एक्सपेक्ट करता है, कि अभी एक रिसेंटली मेरा 10 फीट का स्टैचू चालू है, उसमें मैं उनको कुछ अलग चाहिए था। वो बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ, मतलब मेरे फादर उसमें दिखने तो चाहिए कंपलसरी, क्योंकि उनका चेहरा जैसा दिखना चाहिए तो वो तो दिखना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा और क्या अलग कर सकते हैं। तो मैंने फिर उनको एक छोटा क्ले मॉडल बना के दिखाया कि उनके जो पूरा लाइफ, उन्होंने जो जो वैल्यूज या किस पे जो संघर्ष किया, या उनके लाइफ में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हुई या उन्होंने की, तो वो पूरा एक मॉन्यूमेंटल फॉर्म में वो पूरा बनाया। वो उनको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, और एक एक डिटेलिंग में उसमें उतारी, और उसके पीछे थॉट दिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका एक बड़ा स्टैचू है, नीचे कुछ चल रहा है, तो वो पूरा उनको समझा दिया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने एक मीटिंग की, वो सबके फैमिली मेंबर्स को दिखाया, उनको सबको पसंद आया कि ये कुछ अलग है, और वो नाना बोलते थे उनको। वो नाना बराबर उसमें जो उनका पर्सनैलिटी वो बराबर आया। इसी के साथ एक अगला सवाल है सर, जनरली आर्टिस्ट जो काम करते हैं उसमें और जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें एक गैप है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में बताइए। गैप, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है ना, ज्यादा से जो फाइन आर्टिस्ट है जो पेंटिंग करते हैं, उनसे थोड़ा हम लोग का पब्लिक से ज्यादा टच रहता है। क्योंकि जो अगर किसी का स्टैचू है या कोई स्कल्पचर है, या कोई कंपनी ने मुझे एक स्कल्पचर बनाने के लिए, तो ज्यादा करके एक आदमी कभी नहीं आता है, वो 10-12 लोग आएंगे, या उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो कुछ सूचनाएं होंगे या उनके कुछ डिसीजन हो गए, वो तो बताते। तो ज्यादा करके मुझे ऐसा लगता है कि उनके थोड़ा नॉलेज में कमी है, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो, हम लोग कभी ऐसा डायरेक्ट जाके या गार्डन में जाते या इसमें जाते, ऐसा कुछ स्कल्पचर के यहाँ जाने का उनको मौका ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जो गैप है वो दोनों तरफ से मिटनी चाहिए। आर्टिस्ट ने भी आगे आके, उनको अगर नहीं मालूम है कुछ प्रोसेस, या फिर वो कुछ नहीं मालूम होने के कारण कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग सहन करके उनको अच्छे तरह से बताना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो ज्यादा करके हमारे यहाँ प्रॉब्लम में होता है कि हम लोग को वो फोटो देते हैं, वो कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं, लेकिन ग्रे टोन में पूरा का पूरा हेड या स्कल्पचर देखने की उनको आदत नहीं रहती। मतलब बाल भी यस। ग्रे, आईब्रो भी ग्रे, दांत भी ग्रे, तो वो यस थोड़ा यस। उनको टाइम लगता है। तो वो पहले बोलते हैं कि वो अरे बराबर नहीं है, लेकिन ये अलग दिखता है। तो थोड़ा उनको बिठा, हम लोग ने एक नया आइडिया सोचा है। तो हम लोग आने के बाद उनको थोड़ा चाय पिलाते, वो उसको थोड़ा टाइम लगाते, तो उनको तब तक 10-15 मिनट या 20 मिनट में उनको थोड़ा सा वो ग्रे टोन में देखने की आदत हो जाती है। तो यस फिर यस। उनको वो समझ में आता है कि वो फोटो से मेल खाता है या नहीं खाता। और फिर कस्टमर या क्लाइंट ने भी समझना चाहिए, या हम लोग बोल रहे हैं कि सोसाइटी, तो अगर नहीं मालूम है तो वो पूछना चाहिए कि ये क्या होता है, इसकी कीमत इतनी क्यों है। मतलब डायरेक्ट बोलते हैं यार आप बहुत ही ज्यादा पैसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, उसके पीछे क्या मेहनत है वो समझ लो। मतलब खरीदना ही चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या है। तो एक छोटा सा वाक्य, अगर टाइम होगा तो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना सर। मेरा एक क्लाइंट था, उसको एक मूर्ति बनानी थी। तो वो बोले कि एक छोटा सा मूर्ति है, बोले नहीं, उसको जितना छोटा है उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो हाँ बोलते हैं हाँ। आप ज्यादा ही कुछ पैसा बताते हैं। मैं ठीक है, एक काम करते हैं, जब मैं काम स्टार्ट करूं और खत्म करूं तब तक तुम सिर्फ मेरे साथ कुर्सी में बैठो, ओके बाकी कुछ करना नहीं। तो ओके। वो 8-10 दिन तो आया, लेकिन उसके बाद में उसको समझ में आया कि ये कितना टीडियस काम है, या हाँ कितना हाँ उसको कंसंट्रेट लगता है, या कितना काम करता है। हाँ। तो मैं उसको बोला था, अगर आप पूरा महीना आ गया, आप फिर भी आपको लगता है कि ये ज्यादा पैसा है, तो आप बोलेंगे उतना मैं करता हूँ। आदमी बोला नहीं नहीं, वो बहुत ही आपका पेशेंस का काम है, आप जो बोलेंगे यस। वो मैं दे दूंगा। तो ये थोड़ा सा, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया, हाँ हाँ तो हाँ। समझ में भी आएगा क्लाइंट को कि कितना टाइम दिया, कितना यस उसके पीछे मेहनत है। यस। सही कहा सर आपने, और आपने जो एक्सपेरिमेंट किया ये बहुत ही काबिले तारीफ है।
इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट कर सकता है। इसी के साथ एक अगला सवाल मैं को पूछना चाहूंगा सर कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंडिया और फॉरेन कंट्रीज, ये इसका जो आर्ट कल्चर है इसमें काफी डिफरेंस है। तो अब हमारा कल्चर कैसा है और फॉरेन का कल्चर कैसा है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप जरा बताइए। मुझे लगता है कि हमारे पुराने जमाने में भी बहुत आर्ट कल्चर बहुत हाईएस्ट लेवल पे था, लेकिन जो बीच के साल जो है उसपे आर्ट लिटरेसी जो हम लोग बोलते हैं कि आर्ट लिटरेसी, तो वो बहुत सारा कम हो गया अभी। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे फैमिली में पूरे के पूरे आर्टिस्ट हैं, तो मुझे कभी ऐसा बोला नहीं कि ये क्या स्टडी छोड़ के क्या ड्राइंग करते बैठा है या क्या प्ले के साथ खेल रहा है, तो ये थोड़े आपको आगे काम आने वाले हैं, ऐसा तो कोई बोला नहीं। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा बोलते हैं कि ये क्या फालतू के धंधे करते रहते। यस। तो थोड़ा सा आर्ट लिटरेसी। और हमारे वासुदेव कामत सर जी है, वो तो हमेशा बोलते कि अपना घर एक आर्ट गैलरी होनी चाहिए खुद की। यस। आपके छोटे बच्चे ने जो ड्राइंग किया है उसको अच्छा फ्रेम करो, उसको लगाओ, तो वो खुद इतना अप्रिशिएट फील करेगा और ज्यादा अच्छा उसमें काम करेगा। या मैं यही बोलता हूँ, स्कल्पचर एक छोटा मोटा स्कल्पचर तुम लोग खरीदो आर्टिस्ट से, यस। तो दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा, बात हो जाएगी। और एक आर्ट पीस जो तुमने खरीदा है वो तो मुझे नहीं लगता कि खरीदी हुई चीज कोई इतनी आसानी से उसको यस। फेंकता है या कुछ भी करता है। तो थोड़ा सा उस कल्चर में एक बात मैंने किसी से सुनी थी, बहुत ही अच्छी थी कि वो क्या उसमें डिफरेंस है अपने इसमें। तो कोई एक चित्रकार काम कर रहे थे, शायद इंडियन ही थे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उनका। तो वो इंडियन लैंडस्केप बना रहे थे अच्छी तरह से, और पूरा खाली सुनसान एरिया था, अच्छा काम कर रहे थे। और दूसरे कहीं वो हाई हिल्स के सैंडल लगाते पहन के, तो उसका टक 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 करके आवाज आ रहा था। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए कि पूरी शांतता थी और उसमें से आवाज आ रहा है। तो वो लेडी को वो समझ में आया कि वो अपने आवाज से वो डिस्टर्ब हो रहे। तो उन्होंने वो सैंडल निकाली, हाथ में ली, उनको सॉरी बोला, और बहुत आगे जाने के बाद में वो सैंडल वापस पहने। वो थोड़ा सा ये अपने इसमें कमी है कि अच्छी भी है, नहीं बोल रहा हूँ कि वो हम लोग के समाज में अच्छा भी है, लेकिन उतना ये नहीं देते कि आर्ट आर्ट फील्ड में अरे वो छोटा सा ही बनाना है, उसमें क्या पैसा लेने का। मुझे लगता है इस आंसर से काफी सारी क्लियरिटी मिली होगी हमारे व्यूअर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर, कि जैसे आपने आपने कहा कि आर्ट लिटरेसी, तो आर्ट लिटरेसी बढ़ाने के लिए, आर्ट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो करंट स्कूल एजुकेशन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, हम उसमें क्या एक्टिविटीज हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे बच्चों में आर्ट अवेयरनेस क्रिएट हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हम लोग जब भी बोलना सीखते हैं या लिखना सीखते हैं, उससे पहले ड्राइंग करना सीखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है छोटे बच्चे दीवार पे ड्राइंग बनाते, भले ही वो आदमी जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको सन बोले या सूरज बोले तो पूरा गोल बना के तो उसको वो भाषा जल्दी समझ में आती है। और आप बोले समझो कि हम लोग इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, लेकिन एक टर्की का आदमी है, उसको कुछ नहीं आता है, वो भाषा ही नहीं आती। लेकिन अगर ड्राइंग या स्कल्पचर के भाषा में उसको दिखाने जाए तो वो ज्यादा जल्दी समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यही चीज है कि वो बचपन से जितना हमारे अंदर डाली जाए उतना अच्छा है। और मतलब ड्राइंग या स्कल्पचर ऐसा है कि वो हर कोई फील्ड में जाए तो उसका यूज है। आप चाहे उसको आर्किटेक्ट में डालो, इंटीरियर डिजाइनर में है, फैशन डिजाइनिंग में है, या इवन कोई बैंकिंग सेक्टर में भी है, तो उसको ड्राइंग स्कल्पचर्स एज अ हॉबी बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि पूरे टेंशन मिटाता है। अब मुझे ऐसा लगता है अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो मैं बात बोल रहा हूँ कि बोल रहे कि लॉकडाउन लॉकडाउन, तो मुझे नहीं लगता है किसी आर्टिस्ट को लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ता है। मतलब जरूर उसके आमदनी ये बात अलग है, लेकिन वो जो मेंटल स्टेट जो बोलते हैं, तो उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रोज ही अपने इसमें लॉकडाउन करके ही काम करता है, तो उसको ज्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह जरूरत नहीं रहती। तो मुझे तो जब लगता है कि जरूर स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लास्ट 10th तक
उसको सिखाना ही चाहिए कंपलसरी। ग्रेट सर। इस वीडियो में सर ने हमें काफी सारा गाइडेंस दिया है, काफी सारे बातों के बारे में क्लियरिटी मिली होगी हमारे व्यूअर्स को। तो इसके साथ मेरे पास और भी कई सारे सवाल है, लेकिन वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सर ने जो हमें गाइडेंस दिया उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार।